हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पे मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट है ये, और ये प्रैक्टिस सेट का पार्ट फर्स्ट है। तो वीडियो पसंद आएगा तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैक्सिमम लाइक और शेयर करने पे ही हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इतना काम आप जरूर करिए, क्योंकि ये सब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है भाई आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, हमें और अच्छे तरीके से वीडियो को लेके आना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपका ग्रुप का लिंक दिया हुआ है भाई। ग्रुप का लिंक ईडू अड्डा 74 इंस्टाग्राम लिंक है, और ये टेलीग्राम का लिंक है ग्रुप का। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन भी हो सकते हैं। और ये देखिए, पर्सनल मैसेज करने के लिए हमने टेलीग्राम में बना रखा है भाई, तो आप यहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी आपका नीड्स एंड डिमांड्स होंगे। ओके, अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट किए हुए भाई। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ। पहला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है से बाहर से सटाकर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक वृत्त है भाई, वृत्ताकार खेत है। ठीक, चलिए यहाँ पे एक वृत्ताकार हम खेत मान लीजिए बना ले रहे हैं। चलिए भाई, एक वृत्ताकार खेत बन गया। अब इसमें से, ठीक है, जिसकी इन्होंने त्रिज्या दे रखी है, कितनी है, 14 मीटर है। अब इसके बाहर से एक 2 मीटर का इससे सटा हुआ रास्ता हमें बनाना है। ठीक है, तो वो रास्ता जो है उसका टोटल क्षेत्रफल हमें बताना है, और रास्ते की चौड़ाई इन्होंने दे रखा है 2 मीटर। तो आप इसे बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। चलिए यहाँ से इसे सटा के 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता हम बना लें भाई बाहर से। ठीक है, तो बाहर से रास्ता बनाएंगे चारों तरफ से, तो एक गोलाकार ही बनेगा ना, सटा के चारों तरफ से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इस अंदर वाले खेत का जो त्रिज्या है, क्योंकि वृत्ताकार खेत है तो इसकी त्रिज्या इन्होंने दे रखी है भाई 14 मीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी, 14 मीटर। और फिर ये जो बाहर से आप बनाए हैं, ठीक है, इसकी चौड़ाई इन्होंने दे रखी है, कितना है भाई, इसकी चौड़ाई है 2 मीटर है। ठीक है, तो देखिए आपको एक छोटा सा वृत्त दिख रहा है और एक बड़ा सा वृत्त दिख रहा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 14 है और ये 2 है, तो 16 हो जाएगी। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 16, और हम इसे यहाँ पे कैपिटल आर मान ले रहे हैं, और इसकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान रहे हैं। अब देखिए हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, शीश ये जो है अंदर से ना, ये नाली जो दिख रहा है, ठीक है, तो हमें ये क्षेत्रफल निकालना है अंदर वाला, कितना है क्षेत्रफल, कितना है इसका एरिया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम बाहर बड़े वाले वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि बड़े वाले वृत्त का पूरा क्षेत्रफल कितना है भाई, बड़े वाले वृत्त का, और इस छोटे वाले वृत्त का हम क्षेत्रफल घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा घटा देंगे ना, तो हमें शेष यही बचा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए बड़े वाले वृत्त को ए से प्रदर्शित कर रहे हैं क्षेत्रफल को, और इसका क्षेत्रफल होगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल का। ठीक है, और यहाँ पे होगा पाई का मान क्या होगा, 22/7 होगा कि नहीं, 22/7। आर का स्क्वायर मतलब इस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। ठीक है, इतना ही करना है। अब देखिए जब आप इसका मतलब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 804, ठीक है, कितना आ जाएगा 804। आप इससे बिल्कुल कैलकुलेट करके देख लेंगे, 804.57, इतना तो आपको करने आता ही होगा, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम निकाल लेंगे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ये यहाँ से जो बाउंड्री लाइन दिख रहा है, ये पूरा इतना कितना कवर कर रहा है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे ए डैश, ठीक है, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल ए डैश बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, पाई वही रहेगा, आर यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और यहाँ पे आर का मतलब क्या है, 14 का स्क्वायर, मतलब 14, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 14 का। ठीक है, 14 × 14। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, ये 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 14 दूना 28, और 28 का जब इस 22 में गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे हम डायरेक्ट करके लिखते हैं, आपको सॉल्व करना जरूरी है। आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 616, कितना हो जाएगा भाई 616। ठीक है, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, वर्ग मीटर होता है ना क्षेत्रफल का मात्रा, यहाँ भी मीटर स्क्वायर होगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इसका एरिया हमें चाहिए, ये वाला एरिया, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ छोटा
इसका एरिया हम स्मॉल ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये एरिया स्मॉल ए है, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है पूरा चारों तरफ स्मॉल ए, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा भाई, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो ये बड़ा वाला कितना है भाई, 804 है, और ये 0.5 और ये 7, फिर माइनस 616। 616 को जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा भाई, ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा 188, 188 फिर 0.57 वर्ग मीटर, ठीक है। कितना वर्ग मीटर, यही आंसर होगा। इसमें से आंसर बी बिल्कुल राइट होगा। आंसर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लग चुका है भाई, इसे सॉल्व करिए। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है, इसका क्षेत्रफल बताइए। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्यारा सा वर्ग बना लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे एक वर्ग आपका बनाना है भाई, एक वर्ग बन गया, ठीक। ये क्या बन गया, वर्ग बन गया कि नहीं, ठीक। अब इसके विकर्ण की लंबाई, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये होता है इसके विकर्ण की लंबाई। चलिए इसको डॉटेड लाइन से हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ठीक। ये हो गई भाई, ठीक है। इन्होंने कितना दे रखा है भाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ये 6 सेमी दे रखे हैं, ठीक है। अब चलिए वर्ग की हम एक भुजा ए मान ले रहे हैं, तो सभी भुजाएं ए होंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। और वर्ग का जो कोण होता है, ये वाला कोण, सभी कोण, प्रत्येक कोण कितना होता है भाई, 90 अंश। तो ओब्वियसली ये भी कोण कितना होगा, 90 अंश होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए ये आपको त्रिभुज एक दिखाई दे रहा है, और कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें ए का मान चाहिए ना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में क्या जानते हैं, इस कर्ण वाले का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों को योगफल के। तो 6 का स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, होगा कि नहीं, सिंपल सा। देखिए यहाँ से 2a स्क्वायर बराबर 6 गुणित 6 मिलेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 6, और ये 2 से इस 6 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ से a स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा भाई, 6 × 18, कितना मिल जाएगा 18। यही तो हमें निकालिए, यही तो हमें मतलब निकालना था, ठीक है। क्या निकालना था, यही आपको निकालना था भाई, कितना, ए स्क्वायर का मान 18 सेमी स्क्वायर, ठीक है, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। आंसर कौन सा, आंसर डी बिल्कुल राइट, ठीक है। वर्ग क्षेत्रफल यही होता है ना, भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हुआ, 18 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है आप कमेंट में करके जरूर बता दें भाई हमें, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहा है आप कमेंट में करके हमें जरूर बता दें। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल का दाम सर्वप्रथम 10% बढ़ा देता है और तब ग्राहक को 10% का छूट प्रदान करता है, तो इस सौदे में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, हमें यह बताना है। देखिए एक दुकानदार है, उसका कुछ माल का दाम कुछ भी रहा होगा, कास्ट प्राइस कुछ रहा होगा, पहले वो क्या कर रहा है 10% बढ़ा दे रहा है, फिर 10% का छूट दे रहा है दुकानदार को, ठीक है। अब भाई वो चुप्पे से बढ़ा रहा होगा ना, बताता नहीं होगा, लेकिन वो कह रहा होगा कि भाई हम 10% का छूट दे रहे हैं आपको। लेकिन दुकानदार क्या है, बिल्कुल मतलब क्या कहा जाए भाई, बिल्कुल मतलब उसको पता ही नहीं कि हम घाटे में सौदा कर रहे हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि दुकानदार अपने सामान के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर रहा है, फिर 10% का छूट दे रहा है, तो हमेशा जान लीजिए उसको लॉस ही होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और ऐसे निकालने के लिए हम देखिए एक सूत्र यूज करते हैं, ठीक है। पहले चलिए हम बेसिक देखते हैं, फिर एक कंसेप्ट मतलब एक ट्रिक हम देखेंगे। पहले हम बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर कर देते हैं। अब देखिए मान लीजिए भाई दुकानदार का कुछ मूल्य रहा होगा, हम 100 मान लेते हैं, दुकानदार का कुछ मूल्य रहा होगा जो 100 है, ठीक है। अब इस 100 पे ये क्या कर रहा है, 10% बढ़ा दे रहा है, क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, 110 हो जाएगा। इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। अब इस 110 में वो क्या कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है, कितना, 110 में 10% की छूट दे रहा है, तो इस 110 वाले सामान को वो कितने में बेचेगा, आप कहेंगे 110 और इसका निकाल लेंगे 90%, 110 का 90%, इतने में ही बेच रहा होगा वो सामान को, और ये दोनों जीरो कट जाएगा और ये 11 9 99 हो जाएगा। मतलब 100 रुपया का सामान 99 रुपया में बेच रहा है, गजब का है भाई, ठीक है। तो इसे कितने का लॉस हुआ भाई, 1 रुपये का, ठीक है। अगर रुपया मान रहे हैं तो 1 रुपये का इसे लॉस हुआ, ठीक है।
क्योंकि ये 100 ही है इसलिए परसेंटेज निकालेंगे तो उतना ही आ जाएगा, मतलब 1% का इसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आप यहाँ निकाल सकते हैं ना, 100 पे लॉस निकालना है तो बटे में 100 कर लीजिए, बटे में 100 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 का, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। तो ऐसे ही ठीक है 1% का क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है इस दुकानदार को। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए कि दुकानदार अपने सामान पे 10% की बढ़ोतरी कर रहा है मूल्य पे और फिर 10% का छूट दे रहा है, मतलब सीक्वेंस वाला, ठीक है सीक्वेंस में है काम चल रहा है ना, तो ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए तुरंत ऐसे हो किया जाता है भाई, यक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है यहाँ भी हम प्लस माइनस ही लिख रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे प्लस सिर्फ लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे यक्स इंटू वाई बटे में 100, बटे में क्या 100, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम ये मान रखेंगे यक्स, ये प्लस माइनस क्या है, अगर वो वृद्धि कर रहा है तो हम प्लस में लिखेंगे, अगर कमी कर रहा है या घटा रहा है तो हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये सभी आंसर ध्यान दीजिए परसेंटेज में ही आने वाला है, इतना ध्यान रखेंगे आप। यक्स की वैल्यू देखिए 10% बढ़ा रहा है तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 भाई, ओके। अब यहाँ पे देखिए फिर 10% की छूट दे रहा है, मतलब 10% की कमी कर रहा है तो हम माइनस में लिखेंगे 10, ठीक है ये 10, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा भाई 10, फिर ये गुणा कर देंगे -10 का, ठीक है, बटे में क्या है 100, बस इतना ही करेंगे आपका आंसर चला आएगा तुरंत निकल के। ये दोनों जीरो कट जाएंगे इससे और इससे, अब देखिए ये और ये जीरो हो जाएगा। अब बचा कितना, देखिए -1 इंटू 1 मतलब -1 बच रहा है यहाँ पे। अगर -1% आ रहा है इसका मतलब सीधा बात यही है कि लॉस हो रहा है उसको, कितने का, -1% का लॉस हो रहा है, ठीक है। बस ऐसे ही आप करके निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ठीक भाई बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं, दोनों में 9 जोड़ने पर उनमें 16:27 का अनुपात हो जाता है, तो दोनों में से कोई एक संख्या है, ठीक है, तो दोनों में से हमें कोई एक संख्या इसमें दिया हुआ है वही हमें निकाल लेना है, ठीक है। देखिए अगर ए और बी संख्याएं थी, ठीक है, चलिए ए और बी हम यहाँ पे संख्याएं ले रहे हैं भाई, ए और बी संख्याएं कितनी थी, ये 5 और 9 के अनुपात में थी। अब ये कह रहे हैं इनमें और इनमें 9 जोड़ दे रहे हैं, तो ये संख्याएं 16:27 हो गई भाई, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में समान संख्या जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जितना अंतर होना चाहिए उतना अंतर यहाँ होना चाहिए कि नहीं, ठीक है, यहाँ होना चाहिए कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए। आप चेक करके देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या, ठीक है, जैसे हम यहाँ थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लीजिए 2 है और ये 3 है, हम इसमें 2 जोड़ रहे हैं इसमें 2 जोड़ रहे हैं, देखिए दोनों का अंतर सेम ही आएगा, ठीक है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है, 1 का है, तो यहाँ भी अंतर 1 का ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्योंकि इसमें भी 9 जोड़ा गया है, इसमें भी 9 जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ देखिए अंतर कितने का आ रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं भाई 4 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है भाई, यहाँ देख रहे हैं हम 11 का अंतर आ रहा है, ये तो गलत बात है ना। तो देखिए अब हमें हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम इन अंतर को सेम कर लें, आपका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। अब देखिए इस अंतर को सेम करने के लिए, इस रेशियो को बैलेंस करने के लिए एक तरीका होता है, क्या होता है, इसका जो अंतर है इन दोनों में गुणा कर लीजिए और इसका जो अंतर है इन दोनों में गुणा कर लीजिए, बस सिंपल, आपका दोनों बैलेंस हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ए लिखते हैं भाई और यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं, ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब देखिए 11 का गुणा आप 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 55, ओके, ये क्या होगा 55 होगा, और 11 का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 99, कितना हो जाएगा 99, ओके। अब 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, और 4 का गुणा जब 27 में करेंगे तो 7 चौका 28, कहीं 8, और फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है, 8 2 10। अब इनका और इनका अंतर आप चेक कर लीजिए, दोनों का अंतर अब सेम हो गया। अब हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ जोड़ा कितना गया है भाई, तो देखिए
99 में 9 जब जोड़ देंगे तो 9 9 18 का 8, 9 और 1 10 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे 9 जोड़ा गया है, ठीक है, 9 जोड़ा गया है। इसका मतलब एक जो संख्या होगी वो 55 होगी और दूसरी संख्या 99। तो इसमें से कौन सी संख्या दी हुई भाई, ये दूसरी संख्या यहाँ पे निकालनी है हमें, 99, यही होगा इसका राइट आंसर। आई होप कि आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही मजेदार शानदार क्वेश्चन है सभी भाई, ठीक है। देखिए 15,000 के एक बिल पर 50% की कटौती देने पर, अथवा देखिए 15,000 के एक बिल पर 50% की कटौती देने पर, अथवा 30% और 20% की दो क्रमिक कटौतियां देने में अंतर हैं, ठीक है। देखिए 15%, ठीक, 15,000 एक बिल है, कोई 15,000 है बिल भाई, ठीक, चलिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं 15,000 कितना बिल है, 15,000 बिल है। एक बार इस पे 50% का छूट दे रहे हैं तो 50% हमें देना पड़ेगा, तो हम इसको कितना देंगे, ठीक है, तो 50% देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल भाई, 50/100 लिख लेंगे, निकाल लेंगे 50% कितना होगा इसका, ठीक। इसको तो बिल्कुल मौजमानी भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन हमें पढ़ाना है इसलिए पूरा लिखना है। 15×5 75 हो जाएगा, ठीक है, 15×5 75, 7,500 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 15,000 का 50% कितना होगा भाई, 7,500 रुपया हमको देना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इतना ये जो दिए हैं, फिर अब इस पे देखिए 15,000 पे दो क्रमिक छूट मिल रहा है आपको, क्या दो क्रमिक छूट मिल रहा है भाई, ठीक है, मतलब एक बार 30% फिर एक बार 20% छूट देना पड़ रहा है, ठीक, मिल रहा है, मतलब एक बार 30% एक बार फिर 20%, तो दो क्रमिक छूट निकालेंगे हम, तो एक बार कितना छूट मिल रहा है भाई 30%, तो देना कितना होगा, आप कहेंगे इस 15,000 का एक बार तो 70/100 इतना देना होगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, इसमें फिर एक दिया और छूट मिल रहा है 20%, तो कितना देना होगा 80, इसका देना होगा 80%, तो 80/100 कर लेंगे, ठीक है, बस इतना सा है। इसको काटिए और इन दोनों को काट लीजिए, इससे कट गया, फिर इसको काट दीजिए, इससे काट दीजिए। अब देखिए कितना आ गया भाई, देखिए ये हो गया 150, कितना हो गया भाई 150, और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 7/56, 50 और 6 56। अब इस 150 गुणा 56 में करेंगे, देखिए 15 छक्का 90, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 90 कहीं 0, ठीक है, और 15×5 75, ठीक है, कितना भाई 15 छक्का 90 कहीं 0 कहाँ लिखे हैं, ठीक है, 15 छक्का 90 कहीं जूरी हाथ में लगा 9, फिर 15×5 75, 70 और 5 75, 75 और 9 कितना हो गया 9 5 14, 7 1 8 84, ठीक है, कितना होगा भाई 84, ठीक है, तो ये एक जीरो और बढ़ा लेंगे 8,400। अब इन्हीं दोनों में हमें अंतर निकालना है, कितने का अंतर है भाई, ठीक है, तो 8,400 में से, ठीक है, 8,400 में से जब 7,500 निकालेंगे, ठीक, कितना आया, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 8,400 में से हम माइनस करेंगे 7,500 का, तो कितना आएगा 900 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये 0 0 14 में से 5 गया 9, ठीक है, 900 का अंतर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। इस तरह से लगाते हुए आपको करना है भाई, कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 340 की अपेक्षा 350 में बेचने पर 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए ऐसा जब भी सवाल पूछे ना तो आप कुछ नहीं किया करिए भाई, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य आप जानते हैं अपने आप में कोई भी मूल्य 100% होता है, तो हम मान ले रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य भाई 100% होगा, ठीक है। अब देखिए अब ये कह रहे हैं वस्तु को 340 में बेचने की जगह पे, वस्तु को 340 में बेचने की जगह पे अगर आप 350 में बेच रहे हैं तो ये कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 5% अधिक लाभ मिल रहा है। तो हम देखेंगे यार हम कितने अधिक मूल्य में बेचे हैं तब 5% मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं यार 10 में जब हम बेचे हैं 10 रुपया अधिक दाम दे रहे हैं तो हमें 5% अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब यही 10 तो बराबर है इस 5% के, ये 10 बराबर है इस 5% के, तो एक की वैल्यू कितना होगी भाई, 1% की वैल्यू कितना होगी 2 होगी, और हमें निकालना कितने का है 100%, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू कितना होगी, तो ये हो जाएगी 200, 100% की वैल्यू कितना होगी 200, तो वस्तु का जो कास्ट प्राइस है क्रय मूल्य है वो कितना है भाई 200 रुपया, बिल्कुल सीधा सा आंसर, ठीक, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, ठीक है। देखिए
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ है। ठीक है, देखिए चलिए मान लीजिए आपका विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यही होता है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में लिखते हैं कास्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य कास्ट प्राइस जो है 1 रुपया है। ठीक है, कास्ट प्राइस 1 रुपया है, तो इसका 3/4 गुना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कितना होगा 4/3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1 का, तो या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इसको 4 लिख सकते हैं, ये रेशियो में है, 3 को इधर गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया ये। ठीक है, अब देखिए 3 का जब 4/3 निकालेंगे तो 4 ही आएगा ना। ठीक है कि नहीं, इसका 3 का 4/3 गुना ये है। ठीक, आप इसे सिंपली सा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो था 3 रुपया था और हम उसे 4 रुपये में बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, आप कहेंगे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1 रुपये का प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कास्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, तो /3 कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का परसेंटेज निकालने के लिए। ये कितना आएगा भाई, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 सही, 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आंसर सी बिल्कुल राइट होगा। आंसर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, जो विद्यार्थी ये कर ले जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत सही है भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट में इसका हमें आंसर जरूर दीजिए आप लोग। ठीक, देखिए ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ये मान लीजिए ए की आय है भाई और ये बी है। ठीक, ए बी है। अब ए की आय बी की आय से कितना है, 10% अधिक है। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, बी की आय अगर 100 मानेंगे तो ए की आय कितना है, इससे 10% अधिक, तो इसका क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनसे आप इनसे काट सकते हैं, तो ये फाइनली आपका आ गया 11:10। ठीक है, कहने का मतलब अब देखिए बी की आय 10 है तो ए की आय 11 है। ठीक है, अब ये जो 10 है 11 से कितना कम है भाई, 1 कम है। बी की आय कितना कम है, 1 कम है। अब हमें ए की आय का अब हमें परसेंटेज में बताना है, तो किससे तुलना किया जा रहा है, ए की आय से, कि बी की जो आय है ए की आय से कितना कम है, तो जिससे भी तुलना किया जाता है परसेंटेज निकालने के लिए उसे हमेशा नीचे रखते हैं और यहाँ पे 100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, 100 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये कितना परसेंट आया भाई, कितना परसेंट, 9 सही, 1/11% क्या है, इसकी आय कम है। 9 सही 1/11% इसकी आय क्या है भाई, कम है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ ना डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये 100 वो मानने की ज़रूरत नहीं है, ए करिए और बी करिए। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया है ना 10%, इसी को 10% को फ्रिक्शन में चेंज कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हमें मानना कितना है। तो जब इसको आप फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/10 मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए ये 10 है बी की आय। ठीक है, बी की आय 10 मान लेंगे, तो ये एक क्या है, इस 10 का 10%, एक क्या है 10 का 10%। ऐसे करने से क्या होगा, हमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा, डायरेक्ट कटी पीटी चीज़ें मिलेंगी, तो हमें काटना पीटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम छोटी से छोटी संख्या यहाँ पे मान लेंगे कि बी की आय 10 है और 10 का एक क्या है 10% है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। बस इतने, इसके बाद तो आप निकाल सकते हैं ना। तो इस तरह से करके आपको निकालना है, इस मतलब परसेंटेज से ही हमें मान लेना है कि बी की आय कितना मानना है भाई, बस इतना ही। बाकी अभी ये प्रैक्टिस सेट है तो अभी इतना ही से हम समझा सकते हैं आपको। ओके, बाकी बेसिक क्लास में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, यक्स के 50% को यक्स में जोड़ने पर, यक्स के 50% को यक्स में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यक्स को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं भैया यक्स का 50%, आप 5% निकालिए, तो यहाँ पे निकाल लीजिए यक्स का 5%, 5/100 कर लेंगे, यक्स का 5% मिल जाएगा, तो कितना मिल रहा है भाई, यहाँ पे आपको मिल रहा है 5 दूना 10, यक्स बटे में 20 मिल रहा है। यक्स का 5% कितना है, यक्स बटे में 20 है। अब ये जो यक्स का 5% है ना, यक्स बटे में 20, ठीक है, यक्स बटे में 20 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यक्स जोड़ दे रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि अब बताइए
ये जो मिल रहा है, हम इसमें ये प्राप्त करने के लिए हम इस यक्स में कितने का गुणा कर दें कि इतना हमें मिल जाए। तो हम कह रहे हैं भैया हमें नहीं पता है, तो आप y मान लीजिए कि हम y का गुणा करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20 और ये 20 क्या 20 और 20 यक्स और ये यक्स मिलके 21 यक्स हो जाएगा। इतना तो आप समझ सकते हैं, ये 21 यक्स है और यहाँ से यक्स और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y। अब देखिए ये यक्स और ये यक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y का मान आपको मिलेगा, आप 21 में 20 का भाग देंगे। ठीक है, पहले 2 में 21 का भाग दीजिए तो कितना आया भाई, ये आ गया आपका 2 क्या 2, ठीक है, फिर 0, फिर 2 पंचे 10, बटे में भी 10 है। ठीक है, यहाँ पे हम कर लिए हैं 2 × 10। ठीक है, अब 10 का जब भाग देंगे तो एक पॉइंट इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y का मान क्या मिल रहा है आपको भाई, 1.05 इज इक्वल टू y। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं भाई। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक, यक्स की जगह पे आप इतना रखेंगे, फिर यक्स में इतना गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो यक्स में हम कितने का गुणा करेंगे, तो यक्स में 1.05 का गुणा करेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा। चलिए भाई, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाला वैध मतों का 62% मत मिले और वह 144 मतों से जीत गया, वैध मतों की कुल संख्या क्या है। मान लीजिए वैध मतों की कुल संख्या 100% है। ठीक है, 100% है कुल मत भाई। ठीक, अब देखिए इस 100% में से एक तो मिल गया भाई कितना 60, मतलब 62, कितना मिला भाई 62% एक वोट मिला। ठीक है, तो दूसरे को कितना मिलेगा 38 मिलेगा, क्या 62%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 38 और 62 100 होगा ना, तो दूसरे को मिल रहा है भाई 38%। ठीक है, अब 62 में से 38 माइनस करेंगे, कहने का मतलब ये कितने परसेंट से जीत रहा है, ये जो है कितने परसेंट से जीत रहा है, तो हम देख रहे हैं ये भाई जीत रहा है भाई कितने, यहाँ हम क्या कर सकते हैं 24। ठीक है, ये 24% से जीत रहा है और इस 24 की वैल्यू बराबर है 144। ठीक है, 24% बराबर है ना 144, क्योंकि 144 मतों से जीता है, मतलब 24% से जीत रहा है 144। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, इजीली 100% बराबर होगा। आप कहेंगे 144 बटे में 24, ठीक, बटे में 24, फिर मल्टीप्लाई 100। चलिए 4 से काटिए, 6 से काट लीजिए, 6 चौके 24। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 4 छक्के 24। कितना आया भाई 600। वैध वोट कितने हैं भाई 600 है। आंसर कहीं है, ये डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। डी बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज बहुत भाई क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, अब देखिए घन का आयतन 125 सेमी हो तो संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, हमने आपको बताया था भाई। ठीक है, यहाँ पे हम घन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, एक बार हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, चलिए घन, ठीक भाई घन बन गया ये, चलिए यहाँ पे घन बना लें। ठीक, घन बन रहा है ना, ठीक भाई, ठीक, ओके। चलिए घन बनाने का कोशिश किया और घन बन भी गया। अब देखिए इसको आप ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, मिला नहीं क्या, चलिए कोई नहीं, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, घन मतलब क्या है, एक पासा, आप पासा खेले हैं ना, लूडो खेले हैं ना, तो जो लूडो होता है वही क्या है, घन है आपका। ठीक है, जो पासा फेंकते हैं लूडो की तरह, वो घन है। तो देखिए पासा में कितने गिनतियां होती हैं, 1 से लेके 6। इसका मतलब ये हुआ कि घन में लेयर कुल कितने होते हैं। ठीक है, ये जो चौकोर होता है, लेयर चौकोर मतलब दीवारें जो खड़ी होती हैं वो कितने होते हैं भाई 6 होते हैं, टोटल 6 लेयर होते हैं। ठीक, और घन में इसकी लंबाई और इसकी ये चौड़ाई सभी बराबर होती है। लंबाई अब घन है तो इसमें ऊंचाई भी है, तो इसका जो ये क्या है भाई, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। ये सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं और इन सभी को हम a मान लेते हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, सब बराबर, सब a मानते हैं ना। ठीक, अब देखिए हमने आपको बताया था घन का जो आयतन होता है वो होता है a का क्यू। घन का आयतन क्या होता है, a का क्यू, और इन्होंने a के क्यू को दे रखा है भाई, a का क्यू इन्होंने दे रखा है कितना भाई 125 है। ठीक है, कितना है 125 है।
तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, कितना मिलेगी भाई, ए की वैल्यू 5 मिलेगी। ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। अब जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ए है, तो क्या होगा, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर होगा, तो 6 पृष्ठ का होगा कितना, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5, ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 25 में 6 का गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30, कहीं शून्य हाथ में लगा 3, 6 दूना 12, 3 15, 150 सेमी, 150 सेमी स्क्वायर, कितना होगा, 150 सेमी स्क्वायर। कहाँ पे है भाई, ये है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है, सभी में चलिए स्क्वायर लगा दे रहे हैं, ये स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा भाई, अच्छे से समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक रीजनिंग का सवाल बैठ गया है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग का सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए अगर संख्या डायरेक्ट बढ़ रही हो, इसका मतलब गुड़ा उड़ा कुछ किया गया होगा। तो देखिए 7 दूना 14, ये सिंपल सा है, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आएगा। 7 दूना 14, 1 15, देखिए 15 दूना 30 और 1 31, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका दुगना करके एक जोड़ दे रहे हैं, तो इसका भी दुगना कर लीजिए, 1 2 7 दुगना करिए इसका, तो 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14। अब देखिए 14 आ रहा है ना, तो हम एक जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो मतलब ऑप्शन बी मार के बस चल देना है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा करेंगे। 7 दूना 14, कहीं 4 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 1 क्या 2। अब इसमें एक जोड़ लेना है आपको, ठीक है, एक जोड़ लेना है, तो क्या आएगा भाई, 2 5 5, 225 आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक, इस तरह से करते हुए आपको चले जाना है भाई। ओके, अब यहाँ पे एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आ गया, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट। आप जानते हैं हमने सिंपल इंटरेस्ट का सवाल बता रखा है आपको भाई, एक प्लेलिस्ट भी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं ना, असम राइफल मैथ करके एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी, हमने वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का सभी सवाल बता रखा है भाई, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन पे ब्याज तो लगता ही लगता है, साथ में ब्याज पे भी ब्याज लग जाता है ना, उतने ही % का। देखिए आपका मूलधन क्या है, यहाँ पे मूलधन है 4000, यही है मूलधन, 4000 है। ठीक है, अब कह रहे हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताइए। ठीक है, देखिए मूलधन 4 है और इस पर 10% का वार्षिक ब्याज लग रहा है। 10% मतलब 1/, में कितना भाई, 10, इसका हमें देना होगा क्या, ब्याज हर साल। तो एक साल में ब्याज कितना देना होगा, 4000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, यही होगा 400। ये देखिए एक वर्ष में तो इतना ब्याज देना होगा, अब दूसरे वर्ष में इसका ब्याज तो देना ही होगा, दूसरे वर्ष में मतलब मूलधन का ब्याज तो देना होगा 400। ठीक है, 400 इसका ब्याज तो देना होगा, लेकिन 10% इसका भी देना होगा भाई, 10% इसका भी देना होगा, मतलब 1/10 इसका भी देना होगा, तो 1/10 देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल ब्याज हुआ, ये देखिए दूसरे साल में आपको इतना ब्याज देना होगा और पहले साल में इतना, अगर दोनों साल का टोटल ब्याज हम पूछें तो ये क्या हो गया, 400 ये, 400 ये, 800 फिर 40 ये, 840 रुपया आपको ब्याज देना होगा 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के नियम से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 840 कहाँ है भाई, ये डी ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है, यही ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 30% से 60 कम है तो बताइए, तो संख्या बताइए। चलिए मान लीजिए संख्या आपकी भाई 100 है। ठीक है, संख्या क्या है, 100 है। अब 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, इस 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 100 का 10% 10, और 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 30 आएगा। अब देखिए ये कितना कम आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है भाई 20। ठीक है, लेकिन ये 20 नहीं, ये कह रहे हैं ये तो 60 है, 20 बराबर है 60 के, तो यहाँ से हम 1 बराबर निकाल सकते हैं कितने के भाई, 30 के, होगा कि नहीं, 1 बराबर 3 के हो गया, सॉरी 3 के। ठीक है, 20 3 60, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 100 बराबर होगा, ये संख्या जो मान रखे हैं हम, 100 बराबर होगा 300 के। बिल्कुल ईजिली सवाल का आंसर आ गया भाई, कौन सा आंसर, सी बिल्कुल राइट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 9 मीटर पर सेकेंड का किमी प्रति घंटा में क्या होगा जवाब, 9 मीटर पर सेकेंड का किमी प्रति घंटा का मान
क्या होगा। देखिए अगर किलो प्रति किलोमीटर पर घंटा या आवर दिया हुआ है तो देखिए इसे मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए, मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें 5/18 का गुणा कर देते हैं। 5/18 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और सिंपल इसका जस्ट उल्टा, अगर हमें मीटर पर सेकेंड को ठीक है, मीटर पर सेकेंड को अगर किमी पर आवर में चेंज करना है तो हम इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। कितने का गुणा कर देंगे भाई, 18/5 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस 9 को 9 मीटर पर सेकेंड में है, 9 मीटर पर सेकेंड में है, हमें किमी पर आवर में चाहिए तो हम इसमें क्या करेंगे, 18/5 का क्या कर लेंगे भाई, गुणा कर देंगे। 18/5 का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे ना। अब चलिए करिए भाई, आप करके आंसर इतना तो बता सकते हैं कमेंट में, ये आपके लिए है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे फाइनली यही कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए, सभी अपने ग्रुप में सभी जगह शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।